डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन सर पे है और समय बहुत कम है। आज बात करेंगे एईडीओ का एग्जामिनेशन जो 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 16 तक चलेगा। टाइम तो कम है, लगभग 10 दिन मानकर चलिए, लेकिन इस 10 दिन में कैसे क्या पढ़ें कि हमारा स्कोर कुछ इंप्रूव हो जाए और कुछ रिवीजन जो बचा हुआ है अच्छे से रिवीजन करके दोहरा करके और एग्जामिनेशन में बैठकर एक सीट केवल पीटी एग्जामिनेशन है अपना कंफर्म करें। आज हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, टाइम कम है तो सबसे पहले तो अपना मानसिक लेवल, मेंटल लेवल ये बनाइए कि 10 दिन में भी अच्छी पढ़ाई होगी और हम रिजल्ट में आ रहे हैं। इस एग्जामिनेशन को हम नहीं छोड़ेंगे, एक सीट हमें इसमें लेना है, क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई मेंस नहीं है, केवल पीटी है। चलिए बात करते हैं कि कैसे इसमें पढ़ाई का क्या तरीका अपनाएं कि हम रिजल्ट में आ जाए। पहली बात तो सिलेबस बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैथ रीजनिंग भी करना है, जीके जीएस भी करना है, करंट अफेयर्स भी करना है, बिहार स्पेशल करना है, बहुत कुछ है। लेकिन हम आपको बताएं, ये एकदम आसान उपाय है, 10 दिन में आप कर सकते हैं या हमारी छात्राएं कर सकती हैं। बस इसे फॉलो कीजिए और आज से इसे स्टार्ट कीजिए। हम आपको उपाय बता रहे हैं, यह काम करेगा। पहली बात कि 5 सब्जेक्ट्स, इसे आप अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से बांट लीजिए। जिनका मैथ रीजनिंग कमजोर है वो मैथ रीजनिंग में थोड़ा फोकस कीजिए, और जिनका जीके जीएस कमजोर है वो जीके जीएस पे आइए, उसे मजबूत कीजिए। इसमें टाइम कम लगता है, जान रहे हैं तो 5 सेकंड में आंसर आता है जीके जीएस में। मैथ रीजनिंग में थोड़ा समय लगता है, उसका भी उपाय बताएंगे। चलिए 10 दिन में कैसे क्या करें। जीके जीएस में इतना बड़ा सिलेबस है, क्या करें, अब तो पढ़ने में कुछ बन ही नहीं रहा, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। उपाय है, पहली बात, जितना बड़ा भी जीके जीएस का सिलेबस है अब सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है। पहला पॉइंट, सब कुछ अब नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन इतना पढ़ा जा सकता है कि रिजल्ट में कुछ अपना स्कोर हम कर लें एग्जामिनेशन में और रिजल्ट में आ जाए। पहली बात आप कीजिए, जीके जीएस में जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें 5 सब्जेक्ट्स चुन लीजिए, 5 सब्जेक्ट्स, और 2-2 दिन इन 5 सब्जेक्ट्स को आपको देना है। कैसे, हम उपाय बता रहे हैं, एकदम आपके लिए काम करेगा और उन छात्र छात्राओं के लिए भी जिन्हें लग रहा है कि 10 दिन में कुछ नहीं हो सकता। 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन क्या करें। एक तो अपनी सुविधा के अनुसार से हमने कहा कि आप चुन सकते हैं, लेकिन हम आपसे कहेंगे 5 सब्जेक्ट्स जो निर्णायक होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस के 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। समझ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस के 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 5 सब्जेक्ट्स हो गया। आप चाहें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से एक को हटा करके ज्योग्राफी को आप कर सकते हैं। टोटल आपको 5 सब्जेक्ट्स निकालना है और करना क्या है, हर सब्जेक्ट पर 2 दिन देना है। हम आपको बता रहे हैं यह संभव है, कैसे आप करेंगे। और तो और, ये तो हो गया 5 सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट पर आपको 2 दिन देना है। साथ में मैथ रीजनिंग भी है, करंट अफेयर्स भी है। कैसे लेकर चलेंगे आपको बता रहे हैं। करंट अफेयर्स में आपको 1 घंटा डेली देना है, डेली 1 घंटा, और केवल 2 मैगजीन ले लीजिए, एजुटेरिया का ले लीजिए वार्षिकी, और स्पीडी का ले लीजिए। थोड़ा सा संभव हो तो बिहार स्पीडी है तो वो भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा आपका माइलेज बढ़ जाएगा अगर इसे आप इंक्लूड कर ले तो करंट अफेयर्स में आपको 1 घंटा डेली देना है। करना क्या है, 2-2 पेजेस, एजुटेरिया और स्पीडी से 2-2 पेजेस आपको करंट अफेयर्स का करना है। देखिए हम फिर से कह रहे हैं, सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन इतना पढ़ सकते हैं कि स्कोर हमारा एकदम जंप कर जाए। तो 2-2 पेजेस एजुटेरिया के ले लीजिए। आप चाहिए, हिम्मत है, आपका स्टडी आवर अधिक है तो 4-4 पेजेस कीजिए एसपीडी और एजुटेरिया का करंट अफेयर्स में, है ना, और एकदम निकल जाइए। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, करंट अफेयर्स में एसपीडी का पहला पेज होता है, कौन क्या कहाँ, जितने अधिकारी हैं देश भर के उनका है। जैसे अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो उपराष्ट्रपति कौन है, किसे उन्होंने हराया है, किसे हराया है, ये सब जानना चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन कौन है और विपक्ष के नेता राज्यसभा में, लोकसभा में कौन है, तो ये सब आपको पहले पेज में मिल जाएगा, कौन क्या कहा। तो इस तरह के 2-2 पेजेस मेरे हिसाब से, अगर आपके पास स्टडी आवर अधिक है तो 4-4 पेज लीजिए। करंट अफेयर्स को 1 घंटा डेली आपको देना चाहिए। चलिए ये हो गया। मैथ रीजनिंग में आपको 1-1 घंटा देना है, मैथ रीजनिंग में 1-1 घंटा देना है। नहीं तो आपके पास स्टडी आवर कम है तो दोनों मिलाकर 1 घंटा दीजिए, आधा घंटे दीजिए। मैथ रीजनिंग में क्या करना है, 2 चैप्टर्स लीजिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस ले लीजिए और एवरेज ले लीजिए या प्रतिशत ले लीजिए, और केवल 5-5 क्वेश्चंस, एकदम पहला 5 क्वेश्चंस आसान एकदम। जो नहीं बनाना चाहते हैं वो भी हम कह रहे हैं, जो भी आपके पास मैथ का 1 बुक होना चाहिए, लेकिन किसी का भी मैथ का 1 बुक आपके पास होना चाहिए, रीजनिंग किसी का भी होना चाहिए, 1 रीजनिंग का बुक, 1 मैथ का बुक, और 2-2 चैप्टर्स उठाइए। 5-5 क्वेश्चंस आपको डेली बनाना है। रीजनिंग में 10-10 क्वेश्चंस बनाइए, 2-2 चैप्टर्स उठाइए, 2 घंटा मैथ और रीजनिंग में दीजिए। अगर आपके पास स्टडी आवर कम है तो 1 घंटा दीजिए। तो 1 घंटा इधर निकल गया और 1 घंटा करंट अफेयर्स में निकल गया, 2 घंटा तो यहां से निकल गया। आपको कितना पढ़ना चाहिए, कम से कम 10 घंटा पढ़ना चाहिए।
कम से कम 10 घंटा। आप कहेंगे सर नहीं, 10 दिन भी नहीं पढ़ सकते, 10 दिन भी 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो फिर छोड़ दीजिए, है ना। पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने वाले तो 14 घंटे 15 घंटे भी पढ़ रहे होंगे या पढ़ रही होंगी। आपसे हम कह रहे हैं 10 घंटा निकालिए 10 दिन के लिए, है ना। ठीक है, तो 1 घंटा आप करंट अफेयर्स पे दीजिए, मैथ रीजनिंग पर 2 घंटे देना चाहिए, नहीं समय है तो 1 घंटा दीजिए। 2 घंटा यहाँ निकल गया, 8 घंटे अभी भी आपके पास है। अब आइए जीके जीएस पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप करेंगे। जैसे हमने कहा 5 सब्जेक्ट्स आप निकाल लें। इन 5 सब्जेक्ट्स में से 2-2 दिन में आपको एक सब्जेक्ट को खत्म करना है। जैसे हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, एक उदाहरण, क्या आपको उदाहरण दे रहे हैं इंडियन पॉलिटी का। नेक्स्ट जो सबसे अधिक प्रश्न आता है हिस्ट्री के बाद, उसमें इंडियन पॉलिटी से आता है, यानी भारतीय राज व्यवस्था से। क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। कोई भी आपके पास बुक है, गाइड बुक है, एक आपके पास होना चाहिए, किसी का भी है, आप अपने हिसाब से पढ़िए। अगर लुसेंट है दी बेस्ट, क्राउन है दी बेस्ट है, घटना चक्र है दी बेस्ट है, कोई और है उसे भी आप पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था की आज हम बात कर रहे हैं। 2 दिन के बाद दूसरे सब्जेक्ट का बात करेंगे। आज इंडियन पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं, समझिए कैसे इसे पढ़ना है। 2 दिन में आपको आज से स्टार्ट लीजिए। इसमें लगभग लुसेंट में 45 पेजेस हैं, 45 पेजेस हैं, 22 दूना 44, 22.5 पेजेस आपको हर दिन समाप्त करना है। फिर हम कह रहे हैं सर नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, आधा कीजिए। 22 पेजेस अगर नहीं कर सकते हैं, 10-11 पेजेस तो कर सकते हैं। देखिए छोड़ देने से अच्छा है, फिर हम कह रहे हैं प्रयास कीजिए, आधा भी हुआ तो आप विजेता हैं। लेकिन अगर आप हिम्मतवर हैं, हमारी छात्राएं झांसी की रानी हैं, तो 22 पेजेस डेली पढ़िए। इंडियन पॉलिटी आज हम उठा रहे हैं, 2 दिन में आपको समाप्त करना है। अगर आपके पास लुसेंट है, क्रॉन है, जो भी इस तरह की बुक है, लगभग 45 पेजेस हैं और इस 45 पेजेस में आपको लगभग 44-45 चैप्टर्स हैं। इतने टोटल 2 दिन में आपको इन 45 पेजेस में लगभग 44-45 चैप्टर्स हैं, समाप्त करना है। कैसे आप करेंगे आइए हम बताते हैं। देखिए इंडियन पॉलिटी आप उठाइए, आज से उठाइए ना। फिर से हम कह रहे हैं 1 घंटा करंट पे देना है, मैथ रीजनिंग पर 2 या 1 घंटा मिनिमम आपको देना है। उसके अलावा आपको 8 घंटे लगभग बच गए, 10 घंटे डेली देना ही देना है। एक सब्जेक्ट उठाना है 10 दिन तक, हर 2 दिन पर सब्जेक्ट बदल लेना है। जैसे आज हम पॉलिटी का बता रहे हैं, अगले दिन हो सकता है हिस्ट्री का हम बात करें। आज हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, कैसे आप कीजिएगा, पॉलिटी को कैसे पढ़िएगा। लगभग 45 पेजेस हैं, लगभग 45, 46, 48 चैप्टर्स हैं। कैसे आप करेंगे, 22 पेजेस डेली आपको करना है। 1 दिन में 22 पेजेस, 2 दिन में 44-45 पेजेस हो जाएगा, आपका इंडियन पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। और इससे क्वेश्चंस कितने आ जाएंगे, लगभग आपका 8-9 क्वेश्चंस यहां से आ सकता है, 8-9 क्वेश्चंस आ सकता है। अब आइए कैसे पढ़िएगा। सबसे पहला चैप्टर कौन होता है इंडियन पॉलिटी में, सबसे पहला चैप्टर होता है भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि या भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास। मतलब देश में जो कानून हुए, स्वतंत्रता के बाद आया भारत का संविधान जो लागू हुआ, उसके बैकग्राउंड में ब्रिटिश काल में कौन कौन से कानून थे, इसी को इसमें पढ़ना है। कहां से पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है। भारत का पहला कानून ब्रिटिश काल का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के 1947 तक का एक्ट जो आया, यही इसी एक्ट को आपको पढ़ना है। हर एक्ट में 1773, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, 1947, इतनी ही चार्टर्ड एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। यानी ये ब्रिटिश काल के कानून है, क्रमवार कानून का विकास है। यही हमारा 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के रूप में परिणत हुआ, वही हमारा बैकग्राउंड था। हमारा बैकग्राउंड जो ब्रिटिश काल के कानून है, इसी को आपको पढ़ना है। 1773 से लेकर 1947 तक के विभिन्न एक्ट या अधिनियम या चार्टर एक्ट। हर एक्ट में कुछ नई बात है। जैसे हम एक उदाहरण दें कि 1858 का जो अधिनियम आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहते हैं, अच्छे शासन के लिए अधिनियम। यानी 1857 के महासंग्राम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया गया और अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन आ गया। तो 1 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। इसे अच्छे शासन का अधिनियम कहा गया क्योंकि ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया और ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया गया। इसमें भारत सचिव नाम का एक पद आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पद समाप्त कर दिया गया। फिर से हम कह रहे हैं कि भारत सचिव का एक नया पद आया और भी बहुत सारे प्रावधान थे। यानी हर एक्ट, अधिनियम या चार्टर एक्ट में कुछ नई बातें हैं, कुछ नए प्रावधान है, कुछ नया कानून है। जो संवैधानिक विकास हुआ ब्रिटिश काल के समय में, वही है। तो इसी को आपको 1 लाइन के रूप में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर होता है संविधान सभा।
यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी हमारे देश का संविधान जिसने बनाया, संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। दूसरा चैप्टर ये है। अब इसमें कितने लोग थे, कि कौन कौन सी समितियां बनी, कौन प्रारूप समिति का अध्यक्ष था, कौन झंडा समिति का अध्यक्ष था, कौन केंद्र राज्य संबंधों को देख रहा था, बहुत सारी समितियां बनी। तो संविधान सभा, जिन लोगों ने भारत का संविधान बनाया, इसी को आपको पढ़ना है। उसका तीसरा चैप्टर है प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रिएम्बुल, यानी भारत के संविधान का दर्पण। इसका एक एक लाइन आपको पढ़ना चाहिए। जैसे अगर न्याय की बात है, इस प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, तो न्याय कैसा, धार्मिक न्याय नहीं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, धार्मिक न्याय की नहीं। एग्जामिनेशन में आ जाता है कि प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है, बीच में एक धार्मिक न्याय दे देगा, धार्मिक न्याय की बात नहीं है। हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, तो हम भारत के लोग, तो इस तरह से प्रस्तावना का एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें संविधान संशोधन हुआ, पिछली बार दरोगा के एग्जामिनेशन में आया था कि संशोधन कब हुआ, कैवां संशोधन था, तो प्रस्तावना है, तीसरा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है स्रोत है, भारत के संविधान का स्रोत, यानी भारत का संविधान जो बना उसमें किस किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया। जैसे अगर मूल अधिकार की बात करें तो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, अगर नीति निदेशक तत्व की बात करें तो यूएसएसआर यानी तत्कालीन यूएसएसआर सोवियत संघ से संबंधित है, अगर उद्देशिका या प्रस्तावना की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो इस तरह से स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत, ये कौन से, चौथे चैप्टर में। पांचवें चैप्टर में अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां लिस्ट है, भारतीय संविधान में लिस्ट है। जैसे दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का लिस्ट है, अलग अलग अधिकारियों को वेतन भत्ते कहां से कैसे मिलेंगे उनका लिस्ट है। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण है, जितने भी अधिकारी हैं वो शपथ कहां लेंगे, कैसे लेंगे, उनका पूरा लिस्ट है। सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है, यानी राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची। तो इस तरह से जो अनुसूचियां हैं वो भारतीय संविधान के लिस्ट हैं। टोटल 12 अनुसूचियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अभी बढ़कर संविधान संशोधन के बाद 12 अनुसूचियां हो गई हैं, जिसे अंग्रेजी में शेड्यूल कहते हैं। उसके बाद छठे चैप्टर में देसी रियासतों का विलय है। 7वें और 8वें में राज्यों का पुनर्गठन है। भारत में स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ, हालांकि भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना 1956 में, तो राज्यों का पुनर्गठन है। भारत में जो जितने राज्य बने या केंद्र शासित प्रदेश, उनका यहां पर डिटेल्स है। 9वां चैप्टर में नागरिकता, सिटीजनशिप है, किन किन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगा, इसमें संशोधन कब हुआ, भारत में एकल नागरिकता है, तो एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है, अनुच्छेद इसके बारे में, हर जो भी चैप्टर है उसका अनुच्छेद आपको याद रखना चाहिए। तो नागरिकता 9वां चैप्टर है। 10वां चैप्टर मूल अधिकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल कितने, 7 थे, लेकिन अब कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विदेशियों को कौन कौन से मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। 11वें चैप्टर में नीति निर्देशक तत्व है, यानी सरकार को नीतिगत रूप से किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, यही नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट में है, जो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये गांधीयन कंसेप्ट है, यानी राज्य को किस प्रकार नीतिगत फैसले लेते हुए सबके हित में कार्य करना चाहिए। उसका नेक्स्ट चैप्टर है मौलिक कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। कितने हैं, 10 हैं, नहीं, मौलिक कर्तव्य अब 11 हैं। ये 11वां कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा, इसे आप कीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन है, राष्ट्रपति। तो बहुत बड़ा ये चैप्टर है राष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले तो अनुच्छेद कीजिए, उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेते हैं, त्यागपत्र उनका कैसे होता है, महाभियोग कैसे चलता है, अनुच्छेद 61 महाभियोग राष्ट्रपति पर किस देश के संविधान से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब आपको करना है। राष्ट्रपति कैसे अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी उनके बहुत सारे अधिकार हैं, चाहे वो वित्तीय हो, कार्यपालिका हो, विधायी अधिकार हैं, बहुत और आपातकालीन अधिकार, तेरी और स्वविवेक पर आधारित कौन कौन से निर्णय वो लेते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट संघ की कार्यपालिका। उसका नेक्स्ट 14वां चैप्टर है संसद। संसद में राज्यसभा और लोकसभा करना है, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना। सबसे पहले राज्यसभा कर लीजिए। राज्यसभा गठन कब हुआ, राज्यसभा में कितने लोग होते हैं, टोटल इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 250, अभी कितने हैं 245। उसी तरह से लोकसभा के अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं, इन्हें हटाया कैसे जाता है, लोकसभा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये सब आपको जानना चाहिए। उसी तरह से राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उपसभापति कौन है, अभी हरिवंश है। तो ये सब आपको करना है। लोकसभा और राज्यसभा में, भारतीय संसद में सारे अनुच्छेदों को भी आपको करना है। उसमें धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, बजट का प्रस्तुतिकरण है, अनुच्छेद 112। तो ये सब करते हुए आपको चलना है संसद में। उसको न्यायपालिका है, उसको जुडिशरी है। न्यायपालिका में आपको सुप्रीम कोर्ट आपको करना है, उसके बाद राज्यों के हाई कोर्ट को करना है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कर लीजिए, किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का निर्वाचन कैसे होता है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इनका क्षेत्राधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण कुछ निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीश कितने होते हैं, टोटल अभी 34 हैं, एक मुख्य न्यायाधीश मिलाकर अभी इनकी संख्या 34 हो गई है। उसके बाद राज्य के हाई कोर्ट है, कौन इन्हें शपथ दिलाता है, कैसे इन्हें हटाया जाता है, इस तरह से आपको पढ़ना है न्यायपालिका में।
उसके बाद राज्य की कार्यपालिका है, जैसे संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति है तो राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होता है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करते हैं, किसके सामने शपथ लेते हैं, कैसे नियुक्ति होती है, कैसे इन्हें हटाया जाता है। इनके बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय, स्वविवेक, ये अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना चाहिए। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो केंद्र राज्य के बीच संबंधों को सुदृढ़ करती हैं। अंतर्राज्यीय परिषद है, लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग है। इसमें निर्वाचन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन, दो चीज इसमें करना होगा, एक तो इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या है, उसका चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनके बारे में आपको पढ़ना, कैसे इनकी नियुक्ति होती है और निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है। ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ, वीवीपैट का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ, तो ये सब आपको निर्वाचन आयोग में करना, केंद्र राज्य संबंध के अधीन। उसका वित्त आयोग इसी संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र राज्य संबंध में वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, अनुच्छेद 280, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आ चुका है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अभी 91वां वित्त आयोग चल रहा है। जीएसटी उसको नेक्स्ट है। तो बाद एससी आयोग है, एसटी आयोग है, पिछड़ा आयोग है, महिला आयोग है। अभी महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजय किशोर रहाटकर महिला आयोग के अध्यक्ष। उस राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय मानव अधिकार, इसके वर्तमान अध्यक्ष भी कौन है, वी रामा सुब्रमण्यम। एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के भी वर्तमान के अध्यक्ष हैं। तो ये सब केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत आता है। उसके बाद महिला आयोग है, बाल आयोग है, परिसीमन आयोग है, ये सब आपको करते हुए चलना है। मुख्य रूप से इनका अनुच्छेद कीजिएगा, इनके अध्यक्ष और उसका टेन्योर, उसे कैसे हटाया जाता है, वर्तमान में कौन इसके चेयरपर्सन है यानी अध्यक्ष है। उसको नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक राजभाषा। भारत की राजभाषा कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, अनुच्छेद कौन सा है, किन किन भाषाओं को राजभाषा कब दर्जा दिया गया, अभी रिसेंट किसे राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो ये सब आपको करना है। उसके बाद इमरजेंसी है, आपात उपबंध है, अनुच्छेद 352, 356, 360, ये 3 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी से संबंधित है। आपातकालीन कौन कौन से प्रावधान है, अनुच्छेद 352, 56 और 360, ये तीनों अनुच्छेदों को आपको अच्छे से समझना है। 43वां चैप्टर यानी 43 जो चैप्टर नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह। जैसे राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया, हमारा तिरंगा कब पहली बार गाया गया, तो राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक, संसद की समितियां। अब इसमें बहुत सारी समितियां हैं, लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सरकारी उपकरण समिति है, किसे जुड़वा समिति कहते हैं, किसमें राज्यसभा या लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, ये अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है, तो ये आपको प्रमुख रूप से संसद की समितियां भी 44 नंबर चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट है पंचायती राज, बहुत इंपॉर्टेंट, पंचायती राज, इसे आपको करना है। पंचायती राज का कंसेप्ट कब आया, किस समिति के रिकमेंडेशन पर पहली बार पंचायती राज लागू हुआ, 3 स्तरीय 4 स्तरीय कहां कहां लागू है, ये सब आपको करना है। और अंत में संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक इसका होगा संविधान संशोधन। बताइए इतने चैप्टर्स टॉपिक्स हो गए, कितने पेजेस, 45 पेजेस में है। 2 दिन आपको हम समय दे रहे हैं, हर दिन एक दिन समय लीजिए 8 घंटे और 22 पेज पढ़ जाइए। फिर से हम कह रहे हैं अगर नहीं पढ़ पाते हैं पूरा, आधा भी करते हैं, बहुत हो जाएगा, चूंकि समय कम है। अब तो ऐसे ही लग रहा कि पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन इतना आपने कर लिया तो आप विजेता हैं। आगे संभव हुआ, टाइम मिला तो एक और बुक को रिव्यू करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हिम्मत रखिए, इस हिम्मत से ही हारने वाले लोग भी अंत में मुकद्दर का सिकंदर विजेता बनते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।